Hello, everyone. Welcome to another episode of the Marketers podcast. And today we have an amazing guest. बहुत ज़्यादा सारे लोग फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं। उनमें से बहुत ही कम होते हैं जो कि लंबा सरवाइव करते हैं। और आज के जो गेस्ट हैं वो वही हैं जो कि काफ़ी अरसे से अपवर्क के ऊपर है। ही अंडरस्टैंड द गेम फ्रॉम द अर्ली डेज टिल नाउ। उन्होंने अपवर्क के अराउंड एक सिस्टम बिल्ड किया हुआ है और अभी तक रेलेवेंट है। प्लेटफॉर्म के अंदर इतनी चेंजेस हैं, येट ही अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। अब इस वक्त के दौरान प्लेटफॉर्म काफ़ी सैचुरेटेड हुआ, चेंज हुआ, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी आई, बट अगेन ही वाज देयर एंड ही इज़ देयर। एंड उन्होंने अपवर्क स्टार्टिंग किया था 2013 के अंदर, एंड ही बिकेम अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर and later went on to build tools, YouTube courses and books that help freelancers like us, ताकि क्लियर माइंडसेट हो, क्लैरिटी हो और ऑफर को किस तरीके से यूज़ करना है फ्रॉम ए टू जी, वो भी उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। ही इज़ अ वेब डेवलपर, कंसल्टेंट, author, CPT life coach, and more importantly, he is someone who has lived through the real ups and downs of freelancing. Pricing pressure या इवन क्लाइंट की साइकोलॉजी, बर्नआउट, लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग और ये सब कुछ। ही इज़ नन अदर देन फराज भाई। फराज भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Thank you, Imran. Thank you for having me. Really excited. यू आर सो वेलकम। फराज भाई, आपने बहुत टाइम निकाला हमारे लिए टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि आपसे वो जेनेरिक सवाल नहीं पूछूं जो कि आपसे काफ़ी लोग पूछते हैं और आप उनसे भी ऑब्वियसली तंग आ गए होंगे। जस्ट फॉर द ऑडियंस, ही इज़ नोन, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, द फराज द वेब गाय .com, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जी आपको जो जेनेरिक बेसिक से सवाल होते हैं ना, उनको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, दे आर ऑल फ्री। आप उनको गो थ्रू करें, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है। इस पॉडकास्ट के अंदर ऑब्वियसली हम जेनेरिक ये नहीं पूछेंगे कि आप अपवर्क की प्रोफाइल कैसे रैंक करते हैं, ऑल दैट। सो फराज भाई, ओवर टू यू। आपने आपका जो बैकग्राउंड है फ्रॉम द स्टार्टिंग, एक सेल्स का बैकग्राउंड है, राइट? फ्रीलांसिंग से पहले तो आपको क्या लगता है कि अपवर्क सक्सेस के पीछे क्या सेल्स साइकोलॉजी है या फिर टेक्निकल ज़्यादा स्किल्स है? सबको यही मैं बोलता हूँ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले कि आप कहीं पे जॉब कर लें, ठीक है। क्योंकि जब हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो लोग बस ये समझते हैं कि हम अपना प्रोफाइल बनाएंगे और हमें काम आ जाएगा, हम सिर्फ काम करेंगे। लेकिन ऐसा फ्रीलांसिंग में नहीं होता। आपको जो है पूरे बिजनेस की समझ होनी चाहिए। आप हर चीज़ कर रहे होते हैं, आप सेल्स भी कर रहे हैं, आप जी क्लाइंट से कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, आप नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, आप काम भी कर रहे हैं। अपना काम फिर खुद आपको टेस्ट भी करना पड़ता है और जी फाइनेंसिस को भी देखना पड़ता है कि आप जो है वो चार्ज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तो नहीं है। ऐसा ना हो कि एंड में आपके पास कुछ बचे ही ना, सारे आपके जो है वो जो है जो पे आपने अर्न किया है वो चला जाए फीस वगैरह में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। जॉब से पहले बिल्कुल सेल्स का बैकग्राउंड था, 2 साल सेल्स डिपार्टमेंट में स्पेंड किए थे और बिल्कुल उसने बहुत हेल्प की फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को समझने में कि किस तरह बिडिंग करते हैं, किस तरह क्लाइंट से बात करते हैं, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स का क्या फ़ायदा होता है। तो वही चीज़ फिर मैंने अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में भी अप्लाई की कि मुझे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स पर ही फोकस करना है। मुझे ये फोकस नहीं करना कि बस प्रोजेक्ट विन करूँ, उसको कंप्लीट करूँ, फिर दूसरे दिन फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे बिड करूँ, फिर उसको कंप्लीट करूँ, फिर तीसरे दिन तीसरे प्रोजेक्ट को देखूँ। तो ये स्ट्रेसफुल एक चीज़ है, तो वो मुझे नहीं करनी थी क्योंकि जो जॉब कर रहा था तो सेल्स डिपार्टमेंट में जो लोग थे, जो सेल्स करते थे, उनको टारगेट्स मिले होते थे, किसी को 3000, किसी को 5000। तो उनकी शक्लें देखता था तो वो एक टेंशन होती थी उनके चेहरों पे पूरा महीना। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी सेल्स वाले को ना एक क्लाइंट मिल गया, लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल गया, उसकी ई कॉमर्स की साइट थी और जो है उसका काम आ ही रहा था। तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी कि अब टारगेट खुद ही अचीव हो जाएंगे, कमीशन भी मिलेगा, सब कुछ बोनस भी मिलेगा। तो उससे फिर एक अंदाज़ा हुआ कि वाकई लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स का कितना फ़ायदा होता है। आप एक फिर स्ट्रेस में नहीं लेते, टेंशन में नहीं लेते, आपको पता होता है कि ये काम आना ही आना है। तो फ्रीलांसिंग में जब लोग पूछते हैं कि अपवर्क पे हम किस तरह काम करें, तो सबसे पहला मेरा जो मेन फोकस जो उनको मैं बोलता हूँ कि आप प्रोजेक्ट्स विन करने पर फोकस ना करो कि मुझे प्रोजेक्ट्स विन करने, आप कोशिश करो आप क्लाइंट्स विन करो। स्टार्ट में अगर आप एक क्लाइंट भी ऐसा विन कर लेते हो जिसके पास बहुत सारा काम होता है, जो आपको रेगुलर काम देता रहता है, तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट में जो है वो जब आप करेंगे तो एक
उसमें टेंशन नहीं होगी, एक स्मूथ चलेगी। फिर वहीं से जो आप अर्न कर रहे होंगे प्रोजेक्ट से, उसी से ही जो है आप जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, मज़ीद कनेक्ट्स बाय करेंगे, और मतलब आपको अपनी जेब से फिर एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। तो बिल्कुल जॉब का बहुत फ़ायदा होता है। आप बिल्कुल जॉब करें, 2 साल कम से कम ज़रूर करें। डिफरेंट चैलेंजेस फेस करेंगे आप उसमें, उसमें आपका दिमाग थोड़ा-सा खुलेगा, आपके एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होंगे, रिसर्च स्किल्स अच्छे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे होंगे। आपको प्रेशर मैनेज करना आएगा, टाइम मैनेज करना आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको आएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर्स जब बात करेंगे क्लाइंट से, तो आप उनसे सीख सकते हैं कि किस तरह बात करनी है। आपके लिसनिंग स्किल्स अच्छे होंगे। मेरे लिसनिंग स्किल्स बहुत ही बुरे थे। क्लाइंट बोलता था तो उसमें से 2-3 वर्ड ही समझ में आते थे, उससे अंदाज़ा लगाते थे कि वो क्या बोल रहा है। तो उससे आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छे होंगे, स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होंगे, किस तरह बात करनी है, किस तरह तमीज़ से बात करनी है। तो जॉब करने से जी बहुत फ़ायदा होता है, और अगर आप फ्रीलांसिंग में आएँगे, जॉब करके आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। इस तरह नहीं है कि जो नहीं करेगा वो फेल ही होगा, लेकिन सक्सेस के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब आप जॉब करके आते हैं। आपको फिर ज़्यादा फेलियर्स फ्रीलांसिंग में फेस नहीं करने पड़ते। Exactly. Before this freelancing, I have done multiple jobs myself as well. I totally agree with you, sir. बट ये मुझे बताएं कि जो सेल्स होती है, क्या ये सीखी जाती है? क्या इसकी कोई ट्रेनिंग होती है, या ये बिल्ट इन होता है, या फिर आर यू प्लानिंग सम काइंड ऑफ यूट्यूब वीडियोस एज वेल फॉर द सेल्स स्पेसिफिकली? क्या कोई यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो है जो हम सेल्स सीख सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सेल्स बिल्कुल जी सीखी जा सकती है। ये बिल्कुल एक लर्नेबल स्किल है, और इसमें हाँ, इसमें ऑब्वियसली वीडियोस हैं, काफ़ी मैंने बनाई हैं। अपवर्क से अगर रिलेटेड हम बात करें, एक तो आउटरीचिंग हो गई, या आप इनबाउंड कोई आता है उसको किस तरह सेल करना, वो एक तो एक अलग सी चीज़ हो जाती है। अपवर्क पे बड़ा सिंपल सा मेरा फॉर्मूला होता है कि अ, लोग जब प्रपोज़ल सेंड करते हैं जॉब्स पे, तो वो कोशिश करते हैं कि प्रपोज़ल में ही हम क्लाइंट को क्लोज़ कर दें, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि प्रपोज़ल में आप क्लोज़ करने की कोशिश ना करें। प्रपोज़ल में आप कन्वर्सेशन ओपन करने की कोशिश करें कि क्लाइंट आपको जवाब दे, ताकि वो जो मैसेज बॉक्स है वो ओपन हो जाए, ठीक है? वो आज के लिए भी ओपन हो जाए, वो फ्यूचर के लिए भी आपके लिए ओपन रहेगा जब आप, लेट्स से कि वो जॉब आप विन नहीं करते फॉर एग्ज़ाम्पल। फ्यूचर में आप क्लाइंट को रिमाइंडर भेज सकते हैं, अपनी सर्विसेज रिमाइंड करा सकते हैं, तो एक आपका लिंक बन जाता है। तो कोशिश क्या करें कि प्रपोजल्स में आप किसी तरह क्लाइंट से जवाब लें। तो उसमें मेरा प्रपोजल में बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ज़्यादा मैं इतनी स्ट्रैटेजी जो मैंने नहीं बनाई हुई कि ये आप टेम्पलेट लिखें, ये टेम्पलेट यूज़ करें, इस ये जॉब आती है तो ये टेम्पलेट यूज़ करें, इस तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये कि अगर प्रोजेक्ट थोड़ा सा वेग है, आपको कुछ समझ में उसमें चीज़ें नहीं आ रही, आप पहली ही लाइन में उससे क्वेश्चन पूछ लें। आपको और कुछ नहीं करना, आपको अपने बारे में नहीं बताना, आपको अपनी सर्विसेज़ के बारे में नहीं बताना, आपको ये नहीं बताना कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, नोबडी केयर्स। आपको अपना नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आपका कोई भी नाम होगा, नोबडी केयर्स, ठीक है? क्लाइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्लाइंट तो आपका प्रोजेक्ट अगर कोई वेग लगता है, अगर आप क्वेश्चन पूछ लेंगे कोई अच्छा-सा, तो क्लाइंट वो पढ़ेगा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन पढ़ के मतलब कि ये रियलाइज़ करेगा कि इसको कुछ आता है, या एक्सपर्ट है, इसने एक सवाल पूछा है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो क्लाइंट आपको जवाब देगा। तो हमें जवाब लेना होता है स्टार्ट में, कि किस तरह जवाब आ जाए। उसके बाद हम अपने सेल्स स्किल्स उसको किसी तरह जो है वो अपनी फिर अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, फिर उसको कन्विंस करते हैं, लेकिन एक पहले हमारा फोकस होना चाहिए इसको, उसका किसी तरह जवाब आ जाए। अब जैसे ये तो एक प्रोजेक्ट हो गया जिसमें हमें वेग डिस्क्रिप्शन है, हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या करना है। कोई ऐसा टास्क आता है, छोटा सा टास्क है जी, फॉर एग्जांपल जी मेरी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना है, ठीक है? सिंपल सा टास्क है, तो इसमें आप जो है वो, आपको पता है किस तरह करना है, आप उसको कुछ हिंट दे सकते हो उसको सॉल्यूशन की, भाई इस तरह लगेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप पूछ सकते हो, अगर वर्डप्रेस की साइट है तो एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसमें कोड लगाएंगे, हो जाएगा, मैं 5 मिनट में काम कर दूंगा, दैट्स इट। यही बोलना होता है प्रपोजल में। मैं ये भी कहता हूँ कि फॉर्मेलिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है प्रपोजल्स में। आप बिल्कुल इनफॉर्मल बात करें, ऐसे बात करें जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, ठीक है? कोई हाय हेलो कवर लेटर ईमेल जो हम लिखते हैं उस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ऐसे बात करें, आप उसको जानते हैं क्लाइंट को, जिस तरह व्हाट्सएप में किसी से आप बात करते हैं, जवाब देते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही बात करनी है। एक लाइन में आप प्रपोजल लिख सकते हैं। लोग लंबी लंबी कहानियाँ लिखते हैं। आजकल का टाइम ऐसा है, किसी के पास जो है वो सब कुछ जल्दी जल्दी से रिजल्ट चाहिए। सब जो रील्स स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट स्क्रॉल करते हैं, 2-3 सेकंड कोई लंबी सी बात आ गई तो भाई
किसी का नो। दिल नहीं चाहता कि हम अपना इतना जो ब्रेन जो है वो उस पर स्पेंड करें और समझें। जल्दी से रिजल्ट चाहिए, जल्दी से चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो प्रपोजल्स ने लंबे नहीं लिखने, दो दो लाइनें में दो दो लाइनें लिखें बस, उसको उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लें या उसको थोड़ा सा हिंट देने, डेट्स इट। जितना जल्दी आप जो है वो उसको मतलब कि फोर्स करने के डिसीजन लेने में, उतना आपके लिए बेहतर होगा। लंबी चीज़ें लिखेंगे, वो ज़्यादा सोचेगा, बीच में चीज़ समझ में नहीं आए, इसको लगा कि यार बहुत टाइम लग रहा है ये पढ़ने में, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अकेले फ्रीलांसर तो हैं नहीं, तो वो आपको स्किप करेगा, किसी और के पास चला जाएगा। तो शॉर्ट टू द पॉइंट चीज़ें रखें, और क्लाइंट से कोशिश करके किसी का कन्वर्जेशन ओपन हो जाए। जब वो बात करेगा तब आप उससे लंबी बात करें, इसको पोर्टफोलियो भेजें, वो जो भी आपको फिर बातें करनी है। एग्जैक्टली। यूजुअली हम ना सेल्स को, ये एक गलत माइंडसेट है कि सेल्स को ना हम सेल्स पहले, मतलब पहली कन्वर्सेशन के अंदर ही बेचना शुरू करते हैं। हालांकि सेल्स का ये होता है कि आप पहले स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कि आप जी। रिलेशनशिप बनाते हो, फिर आगे जाके जब वो सवाल पूछता है फिर आप जवाब देते हो, ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाता है। फिर वो बाकी सारी चीज़ें तो प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, आपका काम, आपका सर्विस का क्या है, आपका पोर्टफोलियो तक वो देख सकता है। तो इनिशियली तो कन्वर्सेशन स्टार्टर ही होता है। आई जी टोटली अग्री बिल्कुल विद यही यू। होता अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अपवर्क के ऊपर मतलब एग्जैक्टली गेम क्या है? क्या ये स्ट्रेटेजी गेम है या फिर वॉल्यूम गेम है? जैसे हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना, है। कि हम बहुत ज़्यादा सारा ईमेल्स भेजेंगे तो उसमें से रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिस्पॉन्स में से कितनी कन्वर्सेशंस होती हैं, कब लॉन्ग टर्म में उसका प्रोजेक्ट आएगा और कब भी शॉर्ट टर्म में प्रोजेक्ट आ जाएगा, उसमें से कितनी सही। परसेंटेज कम हो जाती है। सही। क्या अपवर्क भी इसी तरीके से काम करता है कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा प्रपोजल्स का होगा, या फिर कोई स्ट्रेटेजी है? देखिए, अपवर्क पे दो तरह के यूज़र्स होते हैं। एक तो जिनके पास बहुत सारा बजट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वहाँ से उसको अर्निंग हो रही है, वो सेविंग करता है हर मंथ, ठीक है। एक तो उस तरह का कोई एक यूज़र है। एक यूज़र है जिसके पास बड़ा लिमिटेड बजट है, वन टाइम बजट है, ठीक है। वो बजट खत्म हो गया, उसके बाद अपवर्क पे उसकी जर्नी भी एंड हो गई। तो दो तरह के यूज़र्स हैं। तो मैं जो अज्यूम करता हूँ कि जो मुझसे पूछ रहा है अपवर्क पर, जो काम करना चाहता है, मैं अज्यूम करता हूँ कि उसके पास लिमिटेड बजट है, ही इज़ टोटली ब्रोक। ये बजट है इसके पास, पास कुछ भी नहीं होगा, और जो है फिर वो अपवर्क पे मजीद काम नहीं कर सकता। तो उन यूज़र्स के लिए स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। उनके लिए स्ट्रैटेजी में ये बताता हूँ कि आप जैसे कि ज़्यादा दिन में बिडिंग ना करें। लोग क्या करते हैं, 10-15 प्रपोजल्स स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं, तो 10-15 प्रपोजल्स भेजते हैं। अगले दिन किसी का भी जवाब नहीं आता, तो वो थोड़े से डिप्रेस हो जाते हैं कि किसी का भी आंसर नहीं आया, और वो छोड़ देते हैं उसी वक्त, ठीक है, लीव कर देते हैं प्लेटफॉर्म। उनको ये पता नहीं होता कि अपवर्क पर जो जॉब्स पोस्ट होती हैं, उस पर आप समझ लें कि अराउंड 70% जॉब्स पे हायरिंग होती ही नहीं है, ठीक है। किसी की भी हायरिंग नहीं होती, वो क्लोज हो जाती हैं जॉब्स। वो इसलिए होती हैं मेजोरिटी के, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जी, लोग क्लाइंट वही सेम जॉब दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी पोस्ट करते हैं, कहीं और से हायरिंग हो जाती है, या उनके बजट में उनको चीज़ नहीं मिल रही होती। बहुत से लोगों की फैंटेसी होती है कि भाई हमें फेसबुक जैसी वेबसाइट बनानी है, और वो बजट उनका होता है $100, और जब बिडिंग होती है तो पता चलता है कि ये तो हमारे अंदाजे से तो बहुत ऊपर है, तो ऑब्वियसली उस पर भी हायरिंग फिर वो नहीं करते, उनको आइडिया हो जाता है कि हमारे बजट के बाहर है। तो काफ़ी रीजंस होते हैं। तो अराउंड 70% जॉब्स पे हायरिंग नहीं होती। आप ये भी देखें ना, आप किसी कंपनी में से अप्लाई भी करते हैं, सीवी भेजते हैं, ठीक है। तो हर आपको एप्लीकेशन का जवाब नहीं आता, राइट, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अपवर्क पे भी होता है कि आप ये जहन में रख लें कि आपकी इन्वेस्टमेंट कनेक्ट्स वेस्ट होंगे, 70% जॉब्स पे आपकी हायरिंग नहीं होगी। तो उस सूरत में जी स्ट्रैटेजी में ये होती है कि 2 प्रपोज़ल भेजें डेली, ठीक है? ज़्यादा ना भेजें, ज़्यादा भेजेंगे टेंशन लेंगे। 2 भेजें, नेक्स्ट डे अगर जैसे कि रिस्पॉन्स नहीं आता, तो उनको थोड़ा एनालाइज़ करें प्रपोज़ल्स को, जो जिन जॉब्स पे आपने भेजा है। अगर उन जॉब्स पे किसी की हायरिंग क्लाइंट ने नहीं की है, कोई भी हायर नहीं हुआ है, तो दैट्स फाइन, नॉर्मल सी चीज़ है। क्या कर सकते हैं, किसी की हायरिंग नहीं हुई। किसी की अगर हायरिंग हो जाती है, तो फिर उसको आपको थोड़ा-सा एनालाइज़ करना पड़ता है कि आखिर क्लाइंट ने जिसको भी हायर किया है, उसका भी नाम आ जाता है, ठीक है? उसका भी नाम प्रोफ़ाइल शो हो जाता है उस जॉब के नीचे क्लाइंट की हिस्ट्री में। उसको फिर देखें कि उसको क्यों हायर किया, आपको क्यों नहीं किया। हो सकता है जी उसका टाइटल जो है प्रोफ़ाइल का, वो जॉब के टाइटल से मैच करता हो, कीवर्ड्स काफ़ी मैच करते हों। क्योंकि जब प्रपोज़ल आप सेंड करते हैं ना, तो जितना भी अच्छा प्रपोज़ल लिख लें, प्रपोज़ल आपका एंड में नज़र आता है क्लाइंट को, शुरू में इसको आपका प्रोफ़ाइल का टाइटल नज़र आता है। अगर आपका प्रोफ़ाइल का टाइटल बिल्कुल जेनेरिक है, ठीक है, आपने लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटर, और क्लाइंट को जैसे चाहिए कि मार्केटर चाहिए उसके रेस्टोरेंट बिज़नेस के लिए, ठीक है, तो वो पड़ेगा डिजिटल मार्केटर,
तो वो कहेगा नहीं मुझे तो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए चाहिए, पता नहीं इसको आता भी है कि नहीं आता। वो स्किप करेगा आपका प्रोफाइल, वो राइट साइड पे जाएगा ही नहीं जहाँ पे आपका प्रपोजल है, ठीक है। वो नीचे आएगा, दूसरे का प्रोफाइल देखेगा, टाइटल देखेगा, पहले टाइटल नजर आ रहा है ना, तो टाइटल वैसे दूसरे का भी इसी तरह ये कि डिजिटल मार्केटर है, डिजिटल मार्केटर, गूगल एड, फेसबुक एड्स, उसने बहुत से टूल्स के नाम लिख लिए, तो क्लाइंट कहेगा नहीं मुझे तो रेस्टोरेंट जो बिजनेस में एक्सपर्ट है, जिसको उस बिजनेस का पता है, मुझे तो वो चाहिए। वो फिर नीचे देखेगा तीसरे को, अलग से तीसरे ने लिखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटर फॉर रेस्टोरेंट बिजनेसेस, तो वो कहेगा हाँ ये मेरे लिए, तो फिर उसका फिर प्रोफाइल पड़ेगा, उसको जवाब देगा। तो ये आपको पता चल सकता है जब आप एनालाइज करेंगे कि अच्छा इसका टाइटल में वो कीवर्ड था जो क्लाइंट की जॉब टाइटल में था, तो मेरे टाइटल में तो था ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्लाइंट तो मेरे प्रपोजल को नोट ही नहीं करेगा। ये भी होता है कि जी आपको पता चलता है कि क्लाइंट की अगर पास हिस्ट्री है, तो आपको पता चलता है कि उसकी देखते हैं तो पाकिस्तान से उसने कभी हायर ही नहीं किया किसी को। लेट्स से आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब पे, और आपको पता चलता है पाकिस्तान से क्लाइंट वो हायर ही नहीं करता, ठीक है, उसको पसंद ही नहीं है। हर किसी का अपना होता है बायस, तो उससे भी आप अंदाज़ा आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये गलती मुझसे होगी, मुझे पहले देख लेना चाहिए था। या ये भी होता है कि आप न्यू फ्रीलांसर हैं और आपको हिस्ट्री देखकर पता चलता है कि क्लाइंट तो सिर्फ टॉप रेटेड ही हायर कर रहा है, मैं तो टॉप रेटेड हुई नहीं, तो ऑब्वियसली हुँ, उसे, तो ये चीज़ें पहले देखनी होती हैं। इसका खैर क्रोम एक्सटेंशन भी बनाया है कि आपको फ़ौरन पता चल जाए कि इस जॉब पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है अगर कोई हायर हो जाए, ताकि फिर अपनी गलती से सीख सकें, ठीक है, कि अच्छा क्लाइंट्स ये सोच रहे होते हैं या हमें ये चीज़ें अगर नेक्स्ट टाइम अपने प्रोफाइल में जो है इम्प्रूवमेंट करनी है, ताकि आपसे सीखें और नेक्स्ट प्रपोजल में उस चीज़ को इम्प्रूव करें। हुँ। तो इसलिए कहता हूँ कि तो 2 प्रपोजल तो आप भेजें डेली, मिनिमम 1, लेकिन मैक्सिमम 2, और कोशिश करें कि जी ज़्यादा कनेक्ट्स आप यूज़ ना करें, छोटी जॉब्स पे करें, 10-15 कनेक्ट्स जिस पे आप स्पेंड कर सकते हो। एवरेज अगर आपका 10-15 कनेक्ट्स बन रहा है और आप ये 3 महीने तक प्रोग्राम लेके चलते हैं, ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा-सा टाइम दिया करें हर चीज़ को, ताकि पता चले कि भाई वो मेरे लिए चीज़ है कि भी नहीं है, ठीक है। गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं होती। अपवर्क पे भी मैं बोलूँगा कि भाई ज़्यादातर लोग फेल ही होते हैं, बहुत ही 10% ही कोई सक्सेसफुल होते हैं, जिनमें पेशेंस होते हैं और जो उस चीज़ को काफ़ी जो है कंसिस्टेंटली लेके चलते हैं। तो ठीक थोड़ा है। सा उसको टाइम दिया करें, 90 डेज तक टाइम दें, 2 प्रपोजल्स भेज रहे हैं, तो टोटल 180 प्रपोजल्स आपके बनेंगे, 10-15 एवरेज कनेक्ट्स बन रहे हैं, तो लेट्स से टोटल आपकी कॉस्ट बन जाती है $300 बन जाती है, लेट्स से $300 पर मंथ। तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्पेंड करें, थोड़ा सा टाइम दें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई मेरे लिए है कि नहीं है। 180 प्रपोजल्स भेजेंगे, अगेन मैं कहता हूँ कि एक उसमें से लॉन्ग टर्म क्लाइंट अगर आपको मिल गया, तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई, आपको सुकून में आ हुँ। जाएंगे। तो एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम ज़रूर दिया करें, कोई भी चीज़ हो, अपवर्क हो या कोई भी आप चीज़ करें, उसको ज़रा टाइम ज़रूर दें, ताकि फिर आपको अंदाज़ा हो कि वाकई ये चीज़ मेरे लिए काम की है या नहीं है। लेकिन दूसरा जो ऑलराइट। यूज़र होता है जिसके पास जी बजट है, उनको कहता हूँ आप आंखें बंद करके करें, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरे पास आएंगे, मुझसे एडवाइस लेंगे, मैं आई विल स्लो यू डाउन, ठीक है। तो क्योंकि मेरी एडवाइस होती है वो बिगनर्स के लिए जिनके पास बहुत ही कम होता है। तो आप वॉल्यूम भेजेंगे, जितना भेजेंगे ऑब्वियसली आपको मिलेंगी जॉब्स, ठीक है। जितना आप ज़्यादा हुँ। प्रपोजल सेंड करेंगे, आपको जॉब्स मिलेंगी। आप स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं वो भी करें, ठीक है, अच्छा, लेकिन आपका टाइम नहीं है, बजट बहुत ज़्यादा है, तो जस्ट कीप सेंडिंग, इवेंचुअली थिंग्स विल क्लिक फॉर यू। वंडरफुल। मैं एक चीज़ समझ गया कि बिल्कुल अब वॉल्यूम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बट प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। हुँ, कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट भी है और प्रायोरिटी भी है। मतलब चाहे आप 1 भेज रहे हो, आप भेजो, 2 भेजो तो भेजो, आपने हुँ, स्किप नहीं करना। तो जी, इस तरीके से दैट्स व्हाट आई बिल्कुल। अंडरस्टूड। ऑलराइट। अच्छा, आप 2013 से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, राइट? और अभी आपने रिसेंटली जाके एजेंसी मॉडल के ऊपर बात करना शुरू हुँ। किया है। सो व्हाट वाज़ द टर्निंग पॉइंट कि यार हाँ, अब एजेंसी के ऊपर बात करनी चाहिए या फिर मुझे खुद को भी एजेंसी मॉडल के ऊपर लेकर चलना चाहिए? सो क्या कोई थॉट था या प्रोसेस में कहीं पे कोई एक चीज़ मिली कि यार हाँ, ठीक है, और अभी आप जो है एजेंसी मॉडल के ऊपर भी ज़्यादा बात करते हैं, आपकी यूट्यूब के हुँ। ऊपर भी है? देखिए, शुरू में जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मैं भी नया था, जो मुझे क्लाइंट्स मिले थे वो भी नया था। वो भी नए थे, मतलब उनके भी नए बिज़नेसेस थे, स्टार्ट कर रहे थे। तो काम करते गए, उनके बिज़नेसेस ग्रो होते गए। लेकिन मैं वहीं पे खड़ा था, ठीक है। उनके तो बिज़नेस ग्रो हो रहे हैं, उनके पास और कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका काम ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया मैं 24 घंटे तो काम नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि उनके बिज़नेस ग्रो कर रहे थे, दे वर डिमांडिंग मोर ऑफ माय टाइम। तो मैंने कहा कि अब तो मुझे एजेंसी की तरफ जाना ही पड़ेगा। इवन तो मैंने उससे पहले ट्राई भी किया था 2-3 दफ़ा, आई हैव फेल्ड, कोई $5,000 मैंने लॉस भी किया था उसमें। तो मैंने तब सोच लिया था कि इट्स नॉट फॉर मी, ठीक है। लोगों को
जो है वो मैनेज करना, हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो पहले मैं अपवर्क से बाहर कर रहा था। जी। फिर मैंने सोचा कि चलें भाई फिर से ट्राई करते हैं बिकॉज़ देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, मुझे सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो भी हो। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपवर्क से ही हायर करूँगा टीम। और सोच ये थी कि जी बाहर से हम जब हायर करते हैं लोकली तो प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि उनके ऊपर कोई सिस्टम नहीं होता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तो फिर काफ़ी हमें एक्सक्यूज़ेज़ सुनने को मिलते हैं जी के अम्मी बीमार हो गईं या हम बीमार हो गए या लाइट चली गई या मैं सो गया या ये हो गया या वो हो गया और कभी तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, हम घूमने चले गए। तो कमिटमेंट के इश्यूज़ होते हैं, डेडलाइन के इश्यूज़ होते हैं, ये सारे सब लोगों ने फेस किए जिन्होंने भी लोकल लोगों मतलब कि हायरिंग की है। तो मैंने फिर ये कहा कि मैं अपवर्क से ही हायर करूँगा, ऊपर सिस्टम बैठा होगा अपवर्क का और यही लोग होंगे। और जब यही लोग अपवर्क पे होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनमें प्रोफेशनलिज्म आ जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक सिस्टम बैठा हुआ है। थोड़ा सा हम अगर इस तरह के एक्सक्यूजेस यहाँ पर देंगे तो क्लाइंट ने एक जी रिव्यू दे देना है और हमारा प्रोफाइल जी वहीं पे डाउन हो जाएगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि अपवर्क से ही हायर करता हूँ। तो अपवर्क से ही फिर मैंने हायरिंग की, उसमें भी प्रॉब्लम्स आई। पहले 3 हायर्स फेल हो गए, ठीक है। उनकी इतनी जो है वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया, फिर से कंटिन्यू करता गया और इवेंचुअली जो फिर आहिस्ते-आहिस्ते टीम बनती गई। स्टार्ट में ऑब्वियसली ये था कि हर काम चेक करना पड़ता था, जो मैं 1 से 10 मिनट में काम कर सकता था खुद से, उसको मुझे 1 घंटा लग गया क्योंकि उसको काम देना, अपने वर्ड्स में समझाना, फिर जो टेस्ट करना, तो 1 घंटा लग जाता था। ठीक है, तो लेकिन वो मैंने किया। पहले अगर 8 घंटे काम कर रहा था, फिर मुझे 16 घंटे काम करना पड़ा, उनका भी काम देखना पड़ा। लेकिन ये हो कि आहिस्ता-आहिस्ता उनको भी समझ में आ गया कि किस तरह काम करना है, क्या चीज़ें मैं देखता हूँ, किस तरह का क्वालिटी वर्क चाहिए, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी भी समझ में आता गया। तो फिर अब सिचुएशन ये है कि मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, मैं काम देता हूँ, वो डिलीवर करते हैं, आगे क्लाइंट को फॉरवर्ड होता है। मैं देखता भी नहीं कि हुआ क्या है, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि किस तरह का काम करना है। तो शुरू में एजेंसी अगर आप की तरफ जा रहे हैं, आपको मेहनत थोड़ी-सी करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ताकि जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको आपका स्टाइल पता चल जाए कि आप किस तरह काम करते हैं, आपके क्या एसओपीज़ हैं। तो एक हायरिंग आप करते हैं, अगर उसको 6 महीने आप लेट्स से कि थोड़ा-सा माइक्रो मैनेज करके चलाते हैं, शुरू में छोटे से टास्क देते हैं, उसकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, उसको क्वालिटी ऑफ वर्क चेक करने के लिए, उसकी टाइमलाइन चेक करने के लिए कि अब अगर 1 घंटे का काम है, कहीं 5 घंटे तो नहीं लगा रहा। फिर उसको थोड़े मीडियम साइज़ प्रोजेक्ट दे सकते हैं, फिर उसको आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। फिर इवेंचुअली मैंने तो ये भी किया कि मैंने अपने क्लाइंट्स को और उन फ्रीलांसर्स को आपस में कनेक्ट करवा दिया कि भाई आपस में बात करते रहो, मैं बस ऊपर से ओवरसी करूँगा चीज़ें। तो शुरू में स्पेंड करना पड़ता टाइम, आप समझ लें कि हर हायर के साथ एटलीस्ट 6 महीने लगा लें आप। लेकिन उसके बाद जब उसको चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर आपके लिए काम बड़ा फिर आसान हो जाता है, आपको काफ़ी फिर टाइम बच जाता है। और टाइम जब बच जाएगा तो फिर आप ऑब्वियसली उसमें मज़ीद चीज़ें कर सकते हैं, या सेल्स कर सकते हैं, और या कोई भी आपके साइड प्रोजेक्ट्स हैं उनको कर सकते हैं। अच्छा, एक मैंने इसमें चीज़ और भी की। लोग जब एजेंसी की तरफ जाते हैं ना तो उनका जो मेन फ़ोकस होता है ना वो होता है प्रॉफ़िट पे, कि हम प्रोजेक्ट है अलग से $1000 का है, तो हम जो है 60-70% खुद रखें और 30% हम डेवलपर को दे दें। लेकिन मैं कहता हूँ कि एजेंसी की तरफ जा रहे हैं तो आपका फ़ोकस होना चाहिए टाइम सेविंग पे। ठीक है? टाइम आप सेव आपका होगा तब आप मज़ीद सेल्स भी ला सकते हैं और फिर मज़ीद और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने ये किया कि जो भी प्रोजेक्ट का अमाउंट होता है मैं 60 टू 70% डेवलपर्स को देता हूँ। उसका रीज़न ये भी है कि जी मार्केट में और कोई नहीं देता, उनको पता है कि इतने रेटों में कहीं मिलेगा ही नहीं। ठीक है? तो दे आर डेडिकेटेड। ठीक है, वो फिर डेडिकेट हो आपके मतलब वो आपके साथ ही लॉयल होते हैं। उनको पता है कहीं और ये हमें रेट नहीं मिलेगा, वरना आप किसी को भी कम प्राइस पे रखेंगे, वो रोज़ देख रहा होगा इधर उधर जॉब बोर्ड्स पे, और उसकी कोशिश होगी किसी तरह कोई अच्छी जॉब मजीद अच्छी मिले, अच्छे रेट्स मिले तो वहाँ पे चले जाए। फिर आपका मिडिल में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो छोड़ देंगे, फिर आप फिर से टेंशन में। तो कोशिश करेंगे अपना टाइम सेव करें। ठीक है, उनको पार्टनर बनाएं, एज अ पार्टनर लेके चलें उनको, ज़्यादा जो है वो आप बेसिक अमाउंट है ताकि आपका टाइम बचे। टाइम बचेगा तो और सेल्स आ जाएंगी। तो ये एक फॉर्मूला लेके चला था। इसमें भी काफ़ी ट्रायल एंड एरर था, लेकिन ये कि अब चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो सेट हो गई हैं। अच्छा, फराज भाई, जस्ट वन क्वेश्चन कि आपके पास अभी टाइम है, बिकॉज जो कमिटेड टाइम था वो पूरा हो गया तकरीबन नहीं नहीं, होने का। टाइम तो है, टाइम तो है। ओके,
परफेक्ट। टाइम। अच्छा, फराज भाई, दैट्स वंडरफुल। अच्छा फराज भाई, बिफोर यूट्यूब आप फ्रीलांसिंग ही कर रहे थे, सो जी। व्हाट मेड यू टू क्रिएट कंटेंट? एंड आल्सो उसके साथ ही कनेक्ट कीजिएगा कि क्या क्रिएटिंग कंटेंट हेल्प्ड यू इन एनी वे? क्या वो तरीके थे जिसके अंदर कंटेंट ने आपको हेल्प आउट किया इन योर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट जस्ट हुँ, कि कंटेंट आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाया, वो तो एक ऑब्वियसली प्लस पॉइंट है, सही है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कंटेंट बनाने का वैसे ऐसे कोई शौक नहीं था, स्पेशली यूट्यूब पे तो कभी जाना भी नहीं था, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया था ऐसे टेक्स्ट पोस्ट से, फेसबुक पे पोस्ट कर देता था कोई चीज़ होती थी अपवर्क से रिलेटेड, क्योंकि पहले मैंने देखा कि 2 साल तो ऐसे देखा था कि लोग जो है वो मतलब खुल के शेयर नहीं कर रहे थे चीज़ें। अगर कोई स्टक था अपवर्क पे, उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह प्रपोजल भेजने, तो बड़ा वेग सा रिस्पॉन्स आता था कि आप क्लाइंट के पेन पॉइंट्स पे बात करें। अच्छा, एग्जाम्पल्स कोई अपनी शो नहीं करता था कि ये मेरी जॉब थी, ये एग्जाम्पल थी और इस तरह जो है मैंने जॉब इनकी थी। ये मैंने किसी को भी उस टाइम 2001 2022 में करते हुए नहीं देखा था। तो काफ़ी वेग सी चीज़ें आती थी, तो मैंने ऐसे ही डर डर के, मुझे बड़ा डर लग रहा था। शाम सर्वर का जो ग्रुप था पहले, मेरे ख्याल में ऊपर बैन हो गया, फिर नया ग्रुप बना था, उस पर मैंने डर डर के एक पोस्ट कर दी थी। उस पर बहुत ही फिर अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो उससे थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस मिला के कर सकते हैं अपने यहाँ कंटेंट शेयर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी ग्रुप पे ही कंटेंट शेयर करता गया। फिर थोड़े से प्रोफाइल पे फॉलोअर्स बढ़े, तो फिर वहाँ पे भी शेयर करना शुरू कर दिया। और फिर हमारे मुल्क में लोग जो है वो ज़्यादातर वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक है नहीं, तो ये रिक्वेस्ट आती थी कि भाई आप उसकी वीडियोस भी बनाए। आप जब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गई, तो फिर कोशिश की एक वीडियो बनाने की कि चलिए ट्राई कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया, पहले तो सारी स्क्रिप्ट लिख, जो मुझे बोलना था, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कोई लाइव जो है वो बोल पाऊँगा, जैसे अभी बोल रहा हूँ विदाउट स्क्रिप्ट। तो पहले ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। मैं सारी चीज़ें लिखी उर्दू में, रोमन उर्दू में, जी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, फिर वो पढ़ पढ़ के मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक वीडियो बनी, उस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आया, फिर उसी तरह 2-3 वीडियोज़ और बनाई, फिर खुद भी बोलना शुरू कर दिया, मज़ा भी आने लगा। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ होती रही नेचुरली। बाकी ठीक है, पर्सनल ब्रांड ऑब्वियसली बनी। बाकी हाँ, इससे हाँ मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी इनबाउंड लीड्स मेरे पास बहुत आई हैं, रोज़ ही तकरीबन आती हैं। लेकिन क्योंकि मैं लोकली इतना काम नहीं करता, तो अक्सर यही होता है कि मैं लोगों को आपस में कनेक्ट करवा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मार्केटिंग का पूछता है, मैं आपका प्रोफ़ाइल दे देता हूँ, कोई डेवलपमेंट का पूछता है, तो 4-5 डेवलपर्स जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, मैं उनके प्रोफ़ाइल्स जो है वो दे देता हूँ कि आप इनसे बात कर लें। तो ऐसा बिल्कुल इनबाउंड लीड्स बहुत आती हैं, वेबसाइट से भी आती हैं, लिंक्डइन से भी आती हैं। इसका बिल्कुल कंटेंट का बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। अगर मैं ऑब्वियसली वो खुद काम कर लेता तो वो भी एक चीज़ थी, लेकिन मैं ये करता हूँ कि मैं लोगों को रेफ़र कर देता हूँ, तो उससे दूसरों का भी फ़ायदा हो जाता है। तो बिल्कुल पर्सनल ब्रांडिंग पे आप बिल्कुल काम करें, का बिल्कुल फ़ायदा होता है। इनबाउंड लीड्स आती हैं, अच्छा कंटेंट आप बिल्कुल पोस्ट करेंगे, हेल्पफुल कंटेंट पोस्ट करेंगे, तो बिल्कुल उसका जो है 100% फ़ायदा होता है, और मुझे बिल्कुल फ़ायदा इसका हुआ है, और मेरी अभी वजह से फिर दूसरों का भी हो गया है। तो हाँ। अभी आपने कहा कि आपको ना लोकली ज़्यादा जो है ना हुँ, रीच मिलती है, या फिर जी। लोग रीच आउट करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप अंग्रेजी में कंटेंट बनाते तो हुँ। थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट? नहीं, मैंने बनाना शुरू किया है, 2-3 लास्ट वीडियोज़ मैंने इंग्लिश में ही बनाई हैं, तो उससे एक गेम डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मेरे पास आया था पोलैंड से। क्योंकि उस वक़्त मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था गेम डेवलपमेंट का, अब है, तो मैंने वो भी एक पाकिस्तानी डेवलपर को रेफ़र कर दिया था। फिर काफ़ी जो कंसल्टेशंस मेरे पास आती हैं, उनमें से काफ़ी यूएस के भी लोग हैं जिन्होंने कंसल्टेशन ली है। कुछ और भी जर्मनी भी है उसमें, तो और अब तो यूट्यूब ने ये भी कर दिया ना कि ऑटो डबिंग हो गई है इंग्लिश की, तो उससे भी बिल्कुल। फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो उससे भी ऑटोमेटिकली आप समझ लेंगे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो कंटेंट में मेजॉरिटी होगा वो इंग्लिश में ही होगा। और पोस्ट तो मेरी इंग्लिश में होती हैं, तो मेरे जो मेजॉरिटी जो है फॉलोअर्स हैं, उसमें ज़्यादातर बाहर के लोग भी हैं जो इंग्लिश ही समझते हैं, तो पोस्ट वगैरह पढ़ लेते हैं। वीडियोज़ पे आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आई, तो मैं कहता हूँ कि आप पोस्ट पढ़ लें, वही सेम चीज़ है उसमें। हम्म। लेकिन हाँ, कंटेंट अगर मैं इंग्लिश में बनाता ऑब्वियसली उसमें फिर ज़्यादा फ़ायदा होता, लेकिन शुरू में पता नहीं था ना कि किसको टारगेट करना है, कोई मतलब कि गोल थोड़ी था कि पर्सनल ब्रांड बनानी है या ये सब कुछ करना है, बस ये सारा नेचुरली हुआ है चीज़ें। लेकिन हाँ, इसका फ़ायदा बहुत हुआ।
Wonderful. So I wish you best of luck for the English content. Inshallah, I'll look into it. अच्छा ये बताएं कि if you had to start from zero today, हम्म आपके पास कुछ नहीं है और आप फ्रीलांस के स्टार्ट करते हैं, तो how would you go with Upwork? Like from the start, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है. पोर्टफोलियो नहीं है तो फिर अगेन डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में, आप फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग की भी फील्ड में तो पोर्टफोलियो तो लाजमी है, ठीक है। क्लाइंट तो वो आप खुद भी अपने आप को हायर नहीं करेंगे विदाउट पोर्टफोलियो के, आप खुद भी Exactly. पूछेंगे भाई आप कुछ दिखाओ तो सही आपने नंबर्स क्या अचीव किए हैं। हम्म, टेक्निकल साइड पे मैंने कभी वैसे प्रपोजल में पोर्टफोलियो वगैरह भेजा ही नहीं है वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, हम्म, कि आप क्लाइंट को टेक्निकल थोड़ा सा समझाएंगे कि उसको समझ में आ जाएगी किसको काम आता है। अपवर्क पे अभी स्टार्ट करना होता है तो शायद मैं, अगर मैं अगेन आई एम 41 राइट नाउ, ठीक है, अगर इस एज में स्टार्ट करता तो शायद अपवर्क पे तो नहीं करता, क्योंकि उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेस है। आई वुड प्रॉब्लली गो विथ पर्सनल ब्रांडिंग पे ही फोकस करता मोस्टली, ठीक है, इनबाउंड लीड्स पे, और थोड़ा सा शायद आउटरीच भी करता। और साइड लेकिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को मैं अब इस एज की बात कर रहा हूँ, अपनी एज की, इफ आई वाज इन 20s आई वुड हैव डेफिनेटली ट्राइड ऑल द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। लेकिन अभी अपनी इस एज में अगर मैं स्टार्ट कर रहा होता जीरो पे तो अपवर्क से तो कम से कम स्टार्ट नहीं करता मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे ही फोकस करता हूँ। सबको मैं ये बोलता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस तो ज़रूर बनाए, ठीक है। जरूर बना. प्लेटफॉर्म्स पे हैं, कल प्लेटफॉर्म है, कल परसों नहीं है, आप सस्पेंड अगर हो जाते हैं कभी अपवर्क पर, और मेरे पास रोज़ ही केसेस आते हैं खतरनाक किस्म के, जिसपे कभी कभी फ्रीलांसर की गलती भी नहीं होती, अनइंटेंशनली उन्होंने कुछ कर दिया होता है और अब फिर वो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, तो फिर आपकी कोई पहचान वहीं से ख़त्म हो जाती है। और आपने जो है सोशल मीडिया पे आपके प्रोफाइल्स आपने बनाए नहीं होते, अगर बनाए होते हैं तो फेक प्रोफाइल पिक्चर आपकी लगी हुई होती है, फीड पे कुछ होता नहीं है, तो फिर आपको अभी से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 साल आपके लग ही जाएँगे। तो साथ-साथ ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनाएँ, पर्सनल ब्रांडिंग पे फ़ोकस करना बड़ा आसान है, मैं कहता हूँ। कुछ भी नहीं करना होता, आप जो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें जो चैलेंजेज़ आपने फ़ेस किए हैं और किस तरह उसका सॉल्यूशन निकाला है, बस वो चीज़ आप शेयर कर दें, ठीक है? वो एक तो यूनिक होगी, ठीक है? वो किसी ने पढ़ी नहीं होगी क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से आ रही है। बिल्कुल ही यूनिक होगी, नई चीज़ होगी। तो लोगों को बिल्कुल वो वैल्यू देगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जी, चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं या बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हम लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज़ गूगल एड, व्हाट इज़ मेटा एड्स, सबको पता है वो। करना कहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बारे में लिखें। वो चीज़ें बड़ी रेयर होती हैं, लोग उस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो बड़ा ईज़ी है, अपने बस प्रोजेक्ट शेयर करें जो आपने काम किया है। वीक में बेशक एक पोस्ट से ही स्टार्ट करें। जब आपको फीडबैक मिलेगा, आपकी थोड़ी मोटिवेशन होगी, तो आप ऑटोमेटिकली मज़ीद चीज़ें आप करने लगेंगे। जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी ऐसे डर के पोस्ट की थी। अच्छा फीडबैक मिला तो मोटिवेशन मिल गई, फिर वो कंटेंट चलता गया। तो पर्सनल वंडरफुल. ब्रांडिंग पे तो आज के टाइम पे फोकस करना ही करना है। आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे या कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग पे ऑनलाइन प्रेजेंस बनाए बगैर आजकल सर्वाइव नहीं किया जा सकता ऑनलाइन एग्जैक्टली. फील्ड में। मैंने आपकी बुक भी है गाइस, सर की बुक भी है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, छोटी सी है, इनकी वेबसाइट के ऊपर भी है. आई वेंट थ्रू इट, आई हैव रेड कंप्लीटली. उनके उसके अंदर ना एक चीज़ थी कि अगर आपने पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको एक स्पेसिफिकली एक साइकिल सा बनाना पड़ेगा, जैसे आपने बनाया था कि सुबह कौन सी पोस्ट करनी है, दोपहर में हम्म, थोड़ा सा कौन सी, और शाम में जो है ना CTA टाइप हो, कॉल टू एक्शन वाली. सुबह के टाइम इंफॉर्मेशन नॉलेज, और दोपहर के टाइम थोड़ा सा टच, जो पर्सनल हम्म, टच होता है, जो लाइफ के साथ होता है, कुछ भी हो गया, और शाम के टाइम आपने प्रॉपरली एक सेल्स टाइप जो है ना लास्ट में, जिसके अंदर CTA टाइप हो, तो अगर वो करें तो वो भी हम अच्छा सा पर्सनल ब्रांड उसके अराउंड बना सकते हैं. आई टोटली एग्री विद यू. आपने कहा चैट जीपीटी, तो आप आपकी फील्ड के हिसाब से, हम फ्रीलांसर्स, एआई के बाद क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं आपकी फील्ड के अंदर भी, या हम्म, ओवरऑल जस्ट अपवर्क के अंदर भी? आपने क्या, हम्म, क्योंकि आपके पास एक तो ये है, एक तो एज ये है कि आपके पास बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप खुद करते हैं. दूसरा एज ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं फ्रीलांसर्स के, तो आपको जी उनका भी आइडिया है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. बिल्कुल। और तीसरा ये है कि आप लोगों से काम भी करवा रहे हैं, तो आपको ये वाला एज भी है. तो इस सबको मिला के आपको क्या लगता है कि एआई क्या है, किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, और आगे क्या सीन हो सकता है पॉसिबली, हम किस चीज़ के लिए रेडी रहे? ठीक है। अच्छा, एआई में आप समझें कि अफेक्ट तो एआई ने किया है, ठीक है, स्पेशली कंटेंट राइटिंग वाली फील्ड को। मेरा एक क्लाइंट है, इसकी एग्जांपल देता हूँ, उसने 2 राइटर्स फुल टाइम हायर किए थे कंटेंट लिखने के लिए। सो जब चैट जीपीटी आया, दोनों को उसने फायर किया और वो काम भी उसने मुझे दे दिया कि भाई ये प्रॉम्प्ट है, ये चलाओ,
कंटेंट जो भी जनरेट होगा वो पेस्ट कर दो। तो इवन आई वेब डेवलपर नॉट अ कंटेंट राइटर, तो आप समझ वो काम भी मेरे पास एक तरह से आ गया। ठीक है, तो एक बड़ी एग्जांपल ये कि कंटेंट राइटर्स को उसने हिट किया है। पर्सनली लास्ट 2 साल से मैंने कोई कोड नहीं लिखा है खुद से। ठीक है, वो एआई जनरेटेड ही है सारा। और अब यह है कि क्लाइंट्स भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से समझदार हो रहे हैं। पहले ज़्यादा उन बिजनेस चलाते इतने जो है वो बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझदार हो रहे हैं। आज नहीं तो कल चीज़ें अफेक्ट आप अभी आज अगर फेस नहीं करे, फील नहीं करे, मैं भी नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आप करेंगे, क्योंकि अब क्लाइंट भी थोड़े समझदार हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगेन अपने क्लाइंट की एग्जांपल दूं तो अब कोई भी कोई टेक्निकल इश्यू जब आता है ना तो पहले मुझसे पूछते थे। ठीक है, अब चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। सॉल्व नहीं कर पाते वो, पता नहीं फिर भी कि भाई किस तरह सॉल्व करना है, लेकिन पूछ लेते हैं और मुझे भेज देते हैं कि भाई ये बोल रहा है। मैंने कहा ये गलत बोल रहा है, मेरा अलग से तरीका, लेकिन ठीक है। तो एक ये चीज़ है, क्लाइंट भी थोड़ा सा समझदार हो रहे हैं और जो है चैट जीपीटी उन्होंने यूज़ करना शुरू किया, स्पेशली मार्केटिंग में, एसईओ में। जो मेरी जिन एजेंसी से काम करता हूँ एसईओ मार्केटिंग करती है, तो दे आर फुली यूटिलाइजिंग एआई फॉर एसईओ एंड मार्केटिंग फील्ड। सो एक बिल्कुल ये भी चीज़ है। बाकी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो फ्रंट एंड की फील्ड है या वर्डप्रेस की फील्ड है, उसमें मैं सबको ये बोलता हूँ कि अगर आपको वर्डप्रेस पे आना है, और जो मेजॉरिटी यही होता है कि जो भी ऑनलाइन फील्ड में आ रहा होता है ना, दो चीज़ों की तरफ जाता है। एक तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहा है, एक वर्डप्रेस की तरफ जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स सीख लेते हैं और उसके बाद पता नहीं कि किस तरह सेल करना है, बिजनेस की मतलब किस तरह रिसर्च करनी है बिजनेस के बारे में, वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। वर्डप्रेस में क्या करते हैं जी, एलिमेंटर सीख लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट्स बना लेते हैं। अब प्रॉब्लम एलिमेंटर में ये आ रही है, आपके आसपास पड़ोस में आप पूछें जाकर, हर घर में आपको हर दूसरे घर में एक बंदा मिलेगा जो कहेगा मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। ठीक है, तो ये फील्ड बड़ी कंजेस्टेड हो गई है वर्डप्रेस डेवलपमेंट की। जो भी आता है कहता है मैं वर्डप्रेस डेवलपर अपवर्क पे काम करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आप ना करें। ठीक है, आप अच्छे भी होंगे, आप अच्छे भी होंगे, लेकिन क्लाइंट के सामने जब 10 लोग आएंगे जो कहेंगे हम वर्डप्रेस डेवलपर हैं, पोर्टफोलियो भी सबका अच्छा होगा, स्टैंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या एज एलिमेंटर डेवलपर जो सिर्फ वेबसाइट्स ही डिजाइन करता है। आपके डिजाइन भी बड़े अच्छे होंगे, एक तो फिर पता नहीं होता कि आपके हैं किसी और के, लेकिन चलें अगर आप अच्छे भी हैं तो स्टैंड आउट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वर्डप्रेस की जॉब्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और मेजॉरिटी लोग जो है वो एलिमेंटर साइड पर ही हैं, वो टेक्निकल साइड पे नहीं आते। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट में सर्वाइव करना है, अब तो खैर वाइब कोडिंग से लोग जो है वेबसाइट्स भी, स्टैटिक वेबसाइट्स बना लेते हैं। ठीक है, सिंपल स्टैटिक वेबसाइट्स बना लेते हैं। तो जी वो काम भी अब सच में तकरीबन ख़त्म ही हो गया फ्रंट एंड का। ठीक है, लोग बना लेते हैं, लवेबल से आपकी फ्रंट एंड बन जाती है इजीली। तो मैं कहता हूँ कि टेक्निकल साइड पे आएँ। ठीक है, मेरे क्लाइंट्स आज भी जहाँ पे फंसते हैं ना वो टेक्निकल काम ही होता है। ठीक है, वर्डप्रेस भी खुद इंस्टॉल कर लेते हैं। अब वो 10 साल पहले उनको वो भी नहीं करना आता था, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो थीम फॉरेस्ट से थीम बाय करके वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं, वो भी उनको पहले नहीं आती थी। अब जी कंटेंट भी खुद लिख लेते हैं, एलिमेंटर भी वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जहाँ फंसते हैं टेक्निकल साइड पे, कोडिंग साइड पे, सर्वर साइड पे, ठीक है, तो उस साइड पे बहुत ही कम लोग जाते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है वहाँ पे सीखने में, करने में। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मुश्किल चीज़ें, ठीक है, एआई वो भी करती है, उसमें भी एआई आपको असिस्ट करेगी, लेकिन उसी को करेगी जिसको टेक्निकल वो चीज़ पता हो। फ्रंट की जो चीज़ें हैं ना, जो सामने नज़र आ रही हैं, वो एआई कर लेगा। पीछे की जो चीज़ें हैं ना, वो एआई इतनी इफेक्टिवली तभी कर पाएगा जब जो यूज़ उसको कर रहा है उसको वो चीज़ पता हो। तो थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे वर्डप्रेस में सबको बोलता हूँ कि अगर आपको जाना ही है तो थोड़ा सा निच डाउन करें। ठीक है, एक कोई स्पेसिफिक सर्विस पकड़ लें या तो उसकी। ठीक है, कि अगर आप जैसे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उसी पे फोकस करें। अपवर्क पे अगर आपको काम करना है तो आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। आप जो है वो जनरल प्रोफाइल नहीं बना सकते, आप 2-3 चीज़ें जो है वो रिलेटेड या अनरिलेटेड नहीं लिख सकते कि जी मैं वर्डप्रेस पे भी काम करता हूँ, मैं शॉपिफाई पे भी काम करता हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। या अभी रिसेंटली परसों मैंने एक प्रोफाइल किसी का देखा था, उन्होंने तीनों चीज़ें मेंशन की हुई थी। मैंने कहा ये आपने क्यों किया है? तो दे वर स्ट्रगलिंग। ठीक है, दे वर स्ट्रगलिंग कि हमें प्रोफाइल व्यूज़ नहीं आते। तो मैंने कहा ये आपने, क्योंकि आपको स्पेशलिस्ट जाना है, वर्डप्रेस पे जाना है तो वर्डप्रेस की बात करें। तो फिर उन्होंने मुझसे बात की कि हाँ पहले मेरा प्रोफाइल वर्डप्रेस पे था, मुझे इन्विटेशन आती थी, फिर किसी ने कहा कि ये चीज़ें भी लगा दो तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद अपना प्रोफाइल अगर एज अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, क्लाइंट को एक चीज़ चाहिए होती है ना, एक सर्विस चाहिए होती है। ठीक है,
अगर आपने 10 चीज़ों की बात की है, उसको डाउट होगा कि भाई जो मुझे चीज़ चाहिए पता नहीं उसमें एक्सपर्ट है कि नहीं है। हो सकता है किसी दूसरी चीज़ में उसको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो। वो थोड़ा-सा डाउट आ गया, और ऑप्शंस हैं उसके पास, उसके बाद ना टाइम नहीं होता आजकल किसी के पास, ना सोचने का टाइम नहीं है, थोड़ा-सा डाउट आ गया वो स्किप कर देगा। तो हमेशा स्पेशलिस्ट जाएँ अपवर्क पे। हाँ, ये फिर सवाल आता है कि जी हमें तो वाक़ई चीज़ें आती हैं दूसरी भी, तो फिर हम क्या करें? मैंने कहा आप स्पेशलिस्ट हैं, आपका एक काम क्लाइंट का आपने कर दिया, फिर उसको अपसेल करें ना, कि भाई मुझे ये चीज़ें भी आती हैं, ठीक है, मैं वर्डप्रेस में ये भी करता हूँ या मैं डिज़ाइनिंग भी करता हूँ। अब आपने वेबसाइट बना ली, मैं एसईओ भी करता हूँ, फिर उसको पोर्टफोलियो दें, फिर उसको अपसेल करें। तो क्लाइंट ने एक दफ़ा आपके साथ काम किया हुआ है, वो सैटिस्फाइड है, वो आपको फिर वो चीज़ें भी देगा। लेकिन स्टैंड आउट करने के लिए आप एक ही चीज़ पे रहें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अगर आपको जी एआई से थोड़ा बचना है तो थोड़ा टेक्निकल साइड पे वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आप आ जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ज़्यादातर लोग नहीं आते, ठीक है, उस तरफ नहीं आते, तो अ, और जो आएंगे उनको फिर ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वो ठीक है, एआई बैकएंड भी बना लेता है, लेकिन अगेन उसमें एक्सपर्टीज़ की फिर भी ज़रूरत पड़ती है। आपको कोड देखना होता है कि वो एग्जैक्टली काम क्या कर रहा है, कहीं कोई मसला तो नहीं है, और अगर कहीं मसला आ रहा है तो आप कोड पढ़ के फ़ौरन जो है वो स्पॉट कर सकते हो और एआई को बता सकते हो। फ्रंट एंड वाली जो चीज़ें हैं, विंडो ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं, थंबनेल्स भी बन जाते हैं अब तो यूट्यूब के, तो आप यूँ समझ लो फ्रंट फेसिंग चीज़ें, ठीक है, जो फ्रंट इंटरफेस आपको नज़र आता है, एआई वो सारा काम कर लेगा। लेकिन बैक एंड पे जो चीज़ें हो रही है, जो नज़र नहीं आ रही होती, उसमें एक्सपर्टीज़ की फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू। रिसेंटली नहीं बल्कि पिछले से पिछले साल ना, जब बूम चल रहा था ना एआई का, बिल्कुल एग्जैक्ट, तो क्या हुआ था, 2020 के अंदर मैंने एक बुक लिखवाई थी किसी से। वो ये हम्म। था कि यार मैंने एक वीडियो सीरीज बनाई है, उसको आपने ना कन्वर्ट करके बुक लिखना है, कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो द गर्ल वेंट टू द वीडियो और सारा कुछ ना। उसके बाद जब मैंने ये यूट्यूब कोई टूल मिला और मैंने वहां पर लिखा कि यार ये वीडियो है, इसको ट्रांसलेट करो और एक छोटी सी वीडियो बना दो। सही और है। जिस काम के लिए मैंने इतने अच्छे खासे पैसे दिए थे, और वो काम फ्री में और जल्दी में हो गया। जी। एंड आई वाज शॉक्ड के। और दूसरा ये कि जो एआई होगा, ज्यादातर मुझे जो लगता है, वो जो हम्म। रिपीटेशन वाले टास्क है ना, हम्म। चाहे वो कुछ भी हो, कहीं पर भी बिल्कुल, हो, बिल्कुल। चाहे वो मेडिकल के अंदर हो, हेल्थ के अंदर हो, कंस्ट्रक्शन के अंदर हो, कहीं पर भी हो, रिपीट जो टास्क हो रहा है ना, अगर आप वही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर लूजिंग, यू हैव लॉस्ट ऑलरेडी। आप लूज नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी लॉस कर बिल्कुल। चुके हैं। तो ये चीज मुझे लगती है। अच्छा, आपने अपवर्क के ऊपर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल की बात की, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है मेरे अपने लिए, हुँ, शायद हुँ। ऑडियंस भी इससे रिलेट कर सके। हुँ, हुँ। वो ये कि तीन अपवर्क तीन प्रोफाइल के ऑप्शन देता है, एक जनरल होता जी। है, दो स्पेशलाइज्ड होता है, राइट। तो अगर आप कह रहे हो कि एक ही प्रोफाइल बनाओ, तो अपवर्क दो ऑप्शन क्यों दे रहा है एडिशनल? तो उसके तो कोई ना कोई तो बात होगी ना। जी, बिल्कुल बात है। अपवर्क तो ये बोलता है कि चलें आपको मल्टीपल चीज़ें आती हैं, तो पहले क्या करते थे लोग, एक्स्ट्रा प्रोफ़ाइल अकाउंट बना लेते थे, ठीक है? हम्म, तो हम्म, अपवर्क ने ये काफ़ी इश्यूज़ आने लगे, तो उन्होंने कहा वो ठीक है, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं कि आप मल्टीपल स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल बना लें, अगर आप डिफरेंट फ़ील्ड भी आपको आती है। अब वो तो ठीक है, लेकिन आप, मैं कहता हूँ क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें आप। हायर आपको क्लाइंट ने करना है, अपवर्क ने नहीं करना। आप प्रोफाइल ओपन करेंगे, अब जैसे आपके स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल देना लेफ्ट साइड पे, वो आपका मेन प्रोफाइल तो राइट साइड पे ना, पहले उसको स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे, वो देखा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अक्सर फ्रीलांसर्स ने क्या होता है, रिपीटेशन ही होती है, आपका मेन प्रोफाइल में भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, और जी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में भी वही फिर चीज़ नज़र आ रही है, दो प्रोफाइल है दूसरे में भी यही चीज़ नज़र आ रही है। कभी रेट भी डिफरेंट होते हैं, मैंने देखा है कि भाई स्पेशल प्रोफाइल में आपने कम रेट रखा हुआ, मेन में ज़्यादा रखा हुआ, क्लाइंट हो गया कन्फ्यूज़, ठीक है। क्लाइंट को आपने कंफ्यूज नहीं होने देना, तो वो आपके प्रोफाइल पे आया, उसको देखे और समझा कि आप क्या काम करते हैं। उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना कि वो कहीं उधर उधर की चीज़ें देखे सोचे, उसको सोचने ही नहीं देना कि भाई थोड़ा सा भी उसके जहन में डाउट आ गया, उसको चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि ऑप्शन एक जब बहुत सारे होते हैं ना, किसी के पास हो तो जाता उसके है पास इतना टाइम नहीं होता कोई एनालाइज करके बैठे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो किसी क्लाइंट को दे रहे हो ना, लोग क्या करें, पूरी वेबसाइट दे देते हैं अपनी, या गूगल ड्राइव का लिंक दे देते हैं, जो वो काम मांग रहा है एक लिंक दे दें कि भाई मैंने मिलता जुलता ये काम किया। अगर मतलब किसी के पास टाइम नहीं, अगर पूरा पोर्टफोलियो देखे और देखे कि भाई आपने जो, मैं मुझे जो चीज़ चाहिए वो आपने की है कि नहीं की, आजकल नहीं है टाइम, तो आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसको क्या चाहिए। एक ही प्रोफाइल होगा, एक ही चीज़ पड़ेगा, जो उसको सर्विस चाहिए वो इसको नज़र आ रही है, वो समझेगा स्पेशलिस्ट है ये बंदा, स्पेशलिस्ट है तो अच्छा काम मेरा करेगा, तो वो आपको हायर करेगा। लेकिन इतनी चीज़ें आप मेंशन करेंगे और कंसिस्टेंसी नहीं होगी, वही चीज़ें रिपीट हो रही होंगी डिफरेंट प्रोफाइल्स में, रेट भी अगर डिफरेंट हैं, तो वो कहेगा कि अच्छा इसमें कम रेट है, इसमें ज़्यादा है, पता नहीं क्या, समझ में नहीं आ रही, जाओ छोड़ो।
ठीक है। एग्जैक्टली। एक तो ये चीज़ है, दूसरा जब बात की थी ना स्पेशलिस्ट प्रोफाइल्स की, तो तब बग्स थे अपवर्क में काफ़ी ज़्यादा। अब तो उन्होंने फिक्स कर दिए, तब बग्स भी थे कि जी लोग स्पेशलाइज प्रोफाइल से प्रपोजल्स भेज रहे थे, लेकिन क्लाइंट को मेन प्रोफाइल का टाइटल नज़र आ रहा था। हम्म। ठीक है, अगर आप जैसे मेन प्रोफाइल आपका वेब डेवलपमेंट पे और स्पेशलाइज प्रोफाइल आपने बनाया मार्केटिंग पे, मार्केटिंग की जॉब पे आपने बिड किया, क्लाइंट के पास आपका टाइटल आया वेब डेवलपमेंट का, मैं कहा है मैं तो मार्केटिंग मार्केटर सर्च कर रहा हूँ, ये वेब डेवलपर क्यों कर रहा है। वो हम्म। अगेन मैंने कहा ना, प्रपोजल बिल्कुल राइट साइड पे होता है, तो जाएगा नहीं, आपका टाइटल पड़ेगा, कहेगा ये तो मुझे काम की चीज़ ही नहीं है, तो स्किप कर देगा। तो लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम आई थी कि हम भेज रहे हैं प्रपोजल्स, तो आंसर नहीं आ रहा, तो एक ये बग था, अब फिक्स हो गया है। उससे पहले एक और बग था, प्रोफाइल के सर्च रिजल्ट्स में आ रहा था, तो अब वो भी उन्होंने फिक्स कर दिया। लेकिन अगेन क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे, जितना सिंप्लीफाई चीज़ें आजकल के टाइम में करके चलेंगे, एक ही चीज़ पे फोकस करें। लोग सुपरमैन बनने की कोशिश करते हैं कि हमें सब आता है, कोई भी किसी को नहीं मानना, आपको आता भी होगा, मानना किसी को भी नहीं है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो बस जो एक चीज़ पे फोकस करें, बाकी चीज़ें आती हैं वो बाद में अपसेल करें क्लाइंट को कि भाई मुझे ये भी आता है। हम्म। तो इसलिए मैं मना करता हूँ कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आप अपवर्क को देखेंगे समझेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं। फाइवर के ऊपर ना, अगर आप जेनेरिक हम्म। प्रोफाइल बनाते हो तो वो कम परफॉर्म करती है। लेट्स से आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, या आई विल डिजाइन योर वेबसाइट, वो कम परफॉर्म करती है। हम्म। अगर आप उसके उसी के अंदर एक चीज़ एडिशनल ऐड कर दो कि आई विल डिजाइन योर कंस्ट्रक्शन कंपनी वेबसाइट, वो ज़्यादा हाँ। अच्छा परफॉर्म जी करेगी, क्योंकि जी। उसके अंदर आपने इंडस्ट्री पुट कर दी। बिल्कुल। सेम चीज़ क्या अगर हम अपवर के ऊपर करें, तो ये विल इट नहीं वर्क नहीं, या बिल्कुल फिर? नहीं, बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि आप जितना निच डाउन कर सकते हैं, एक सर्विस उठाएं, एक इंडस्ट्री उठाएं, अगर मतलब उससे भी अगर अंदर जितना डीप जा सकते हैं जाए, लेकिन ऑब्वियसली आप पहले वो जॉब सर्च करेंगे अपवर्क पर कि वो जॉब्स अवेलेबल हैं उस चीज़ की, उस इंडस्ट्री की, उस सर्विस की, अगर हैं वाकई हैं तो फिर आप उस पर जाएं। उसके लिए एक टूल भी बनाया था मैंने अपना, फ्रीलांस टास्क इनसाइट्स, अपने लिए बनाया था वैसे, क्योंकि मुझे अपना प्रोफाइल अपडेट करना था जो अभी तक नहीं किया। तो उसमें मैंने एक दिन सोचा था कि मैं अपडेट अगर करता हूँ अपना प्रोफाइल, और जैसे मैं वर्डप्रेस पे जाता हूँ, तो मैं कौन सी सर्विस दूँ कि वर्डप्रेस के, अगर मैंने भी ये चीज़ फेस की ना कि भाई वर्डप्रेस तो बहुत सारे डेवलपर्स से, अगर मुझे कम्पीट करना है तो मैं किस तरह कम्पीट करूँगा। तो ये एक AI एक टूल बना लिया कि भाई उससे आप ये जो है वो मतलब कि एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि अपवर्क पे जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं उसमें क्लाइंट्स मांग क्या रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो वो आप एक्सटेंशन डाउनलोड करके जॉब एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस टूल में डालेंगे, या आप चैट जीपीटी से खुद भी जो है वो प्रॉम्प्ट लिख कर उससे एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या सर्विसेज मांगी जा रही हैं आपकी कैटेगरी में। तो उससे आपको एक पैटर्न नजर आ जाएगा, अगर आप 2-3 हफ्ते इसको यूज करते हैं तो एक पैटर्न आपको नजर आ जाएगा कि अच्छा इस इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्डप्रेस में जी कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एलिमेंटर के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या फिग्मा टू वर्डप्रेस के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या वो कॉमर्स के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कौन सी स्पेसिफिक सर्विस है जो क्लाइंट ज़्यादा मांग रहे हैं, तो फिर आप उसके अराउंड जो अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। तो जितना जी निच डाउन करेंगे आज के टाइम में, उतना पैसे। बिल्कुल। ये वाली चीज़ ना बहुत अरसे, बहुत क्या कहते हैं ना कि चोटें खा के सीखी हैं, और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जितना नीच डाउन और एक एक इंडस्ट्री होता है, ठीक है, एक स्किल होता है। स्किल अब होता डिजिटल है। मार्केटिंग इज वाइड। वाइड, डिजिटल बहुत मार्केटिंग के ज़्यादा। अंदर पता नहीं क्या क्या है, ठीक जी। है। इवन वर्डप्रेस या फिर वेबसाइट इज पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हुँ, वो भी एक, क्योंकि फनल का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल। वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट होता है। काफी लोग इस चीज को जो है ना मिस कर जाते हैं कि यार हुँ, मैं हुँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। भाई डिजिटल मार्केटिंग तो मैं भी करता हूँ, आप क्या करते हो? सही। तो अभी तो ये वाला सीन हो गया। आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली अग्री विद यू। अच्छा, थैंक यू सो मच फराज भाई टाइम देने के लिए। एंड आई रियली होप मैंने वो आज जेनेरिक सवाल पूछे नहीं पूछे जो सही। बहुत ही जेनेरिक होते हैं, ठीक है। जी। एंड आई रियली होप जो इसको सुनेंगे वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे। एंड आई रियली विश यू द बेस्ट। बाकी ये बताएं कि कराची के अंदर क्या इतनी गर्मी है, आपने टी शर्ट पहनी हुई है? हाँ, मुझे सर्दी इतनी नहीं लगती, मैं तो सुबह को भी मैंने तो स्वेटर जैकेट पहनता ही नहीं हूँ। जहाँ पे लोगों को मैं तो लगती है, इस्लामा मुझे नहीं लगती, पता नहीं क्यों। हाँ, पर मुझे लगता है कि वहाँ कम है। अगर होती तो आप पहनते लाज़मी, क्योंकि मैंने हाँ, 1, 2 और ये 3 अच्छा, और हाँ, हीटर भी चल इस्लामाबाद रहा में है। तो खैर होगी, यहाँ से तो ज़्यादा ही होगी, नेचुरली। बिल्कुल। ऐसा ही है। थैंक यू फराज भाई। सही। मेरे लिए कोई हो हुक्म तो बताइएगा, जी, ज़रूर। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच अगेन। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Everybody, please visit Faraz Bhai's website. You can find everything related to Upwork, related to his games, related to his projects, सजेशंस, और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें। एक तो आजकल फराज भाई ने आपने जो है एक गेम बनाई हुई है, वो
अजीब सा नाम है उसका, तो वो भी जाके खेले, ठीक है। थैंक यू सो मच फराज भाई, चलिए सी यू द नेक्स्ट वन, चलिए एंड आई रियली होप प्लीज डू सब्सक्राइब टू फराज भाई's यूट्यूब चैनल एंड आस्क क्वेश्चन, द राइट क्वेश्चन, पहले रिसर्च करके सवाल पूछें, he will totally respond to you guys. Thank you so much, thank you so much फराज भाई। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी